है वो देश का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास डिसाइड करती है। राजनीति है वो देश की सुरक्षा डिसाइड करती है। राजनीति है वो प्रजातंत्र की सुरक्षा डिसाइड करती है। तो उस राजनीतिक संदर्भ में जो हमारा पत्रकारिता पिलर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी भूमिका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये बात, जैसे मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए अपनी दावेदारी कर रहा हूं, तो जो प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है उसके सामने जाकर मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। और इस विशेषता में जब राजनीति आपका फ्यूचर डिसाइड करती है तो राजनीति किस प्रकार की होनी चाहिए वो आपके कैंडिडेट पे डिपेंड करती है। आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, वो इस सब जो समस्याएं बताई है, जो सभी विकास की बातें बताई है, उस पर पार्लियामेंट में जाके वो डिबेट और डिस्कशंस करता है, जनता से जुड़ी हुई समस्याओं को वो उठाता है। जैसे अपन वेस्टर्न कंट्रीज में देखते हैं कि वहां पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स में जो गैप है वो बहुत कम है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे की बात समझते हैं। पर हिंदुस्तान में पॉलिटिशियंस का कंट्रोल प्रशासन में बहुत कम है। उसका कारण लैक ऑफ एजुकेशन है। अगर एजुकेशन की व्यवस्था सुधारी जाए, एजुकेटेड लोग जनता के प्रतिनिधि बने, एजुकेटेड लोग अगर एमएलए एमपी बने, तो निश्चित रूप से प्रजातांत्रिक व्यवस्था और मजबूत होगी, ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल आएगा और हमारे जो किसान है, मजदूर है, ग्रामीण समस्या है, उसकी समस्याओं का समाधान भी होगा। अदरवाइज क्या होता है कि एससी ऑफिस में बैठे हुए जो ब्यूरोक्रेट्स है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स है, वो पॉलिसी डिसाइड करते हैं। उनको पता भी नहीं कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है, किसान क्या समस्या देख रहे हैं। मैंने जेएनयू में पढ़ाई करने के बाद में जब गांव में आया और खुद खेती की तो कुछ झोंपड़ियों की स्थिति देखी। एक एक फैमिली में 10-10 लोग, 15-15 लोग काम कर रहे हैं। खेती के द्वारा उनकी मजदूरी भी उनको नहीं मिल रही है और कितना खतरा है। रात को जो फुहारा फेरते हैं, पानी एकदम ठंडा पानी होता है। गर्मियों में उनको सांप का, बिच्छू का डर रहता है, जंगली जानवर उनको काट सकते हैं। तो किसानों की जो समस्या है उसको कौन सुनेगा? वही सुन पाएगा जो ग्राउंड लेवल से उठा हुआ आदमी भी हो और फिर वापस हाईली एजुकेटेड हो, ताकि वो आईएएस लोबी या लोबी जो पॉलिसीज बनाते हैं उनके साथ कम्युनिकेट अच्छे ढंग से कर सके, जनता की समस्याओं को वहां तक पहुंचा सके। अगर ये स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से राष्ट्र का चहुमुखी विकास होता है। इसलिए एक डेवलपमेंट है, तो डेवलपमेंट का जैसे हमने देखा कि आध्यात्मिक डेवलपमेंट भी होना चाहिए। जैसा कि हमारा हिंदुस्तान की बेसिकली जो संस्कृति है वो आध्यात्मिक है, धार्मिक संस्कृति है, वो गांवों से उठती है। अब लोग वेस्टर्न फिलोसॉफी के पीछे भाग रहे हैं, तो वेस्टर्नाइजेशन इज नॉट मॉडर्नाइजेशन। अगर हम वास्तव में रूप से अपनी जो आध्यात्मिक संस्कृति है उसमें एनवायरमेंट की रक्षा की बात होती है, पेड़ पौधों की रक्षा की बात होती है, फिर कहा जाता है कि नहीं, हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है उसका हम पार्ट है, इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म की बात की जाती है। जैसे पार्टी की विचारधारा हमारी एकात्ममानवाद है। एकात्ममानवाद क्या है? एकात्ममानवाद ये है कि एक ही आत्मा है जो सबको संचालित कर रही है, ब्रह्मांड को, विश्व को, पूरे यूनिवर्स को। सब एक दूसरे से आप और हम कनेक्टेड है। पेड़ पौधे भी हमारे से कनेक्टेड है, चिड़िया, पशु पक्षी भी हमारे से कनेक्टेड है, ये तारे और सूर्य चंद्र भी हमारे से कनेक्टेड है। ये जो हम कहते हैं वो ये सुनते हैं और उससे रिस्पॉन्स भी करते हैं। ये अब तो साइंटिस्ट ये प्रूव हो गया है कि वो रिस्पॉन्स भी करते हैं आपकी बात को। तो इतने जब हमारी पार्टी की विचारधारा है बीजेपी की, जो एकात्ममानवाद की है कि एक ही आत्मा है, इसलिए कोई जाति नहीं, कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। जब पूरे ब्रह्मांड को एक समझते हैं तो विश्व एक बंधुत्व की भी बात करते हैं। पूरा विश्व एक परिवार है। तो उसके साथ आप देखते होंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो एक टाइम आ रहा है, उस टाइम में पूरी दुनिया एक परिवार बन रही है। हम एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। दुनिया में कहीं कुछ भी हो रहा है तो उसका प्रभाव हमारे पे पड़ता है, और हमारे यहाँ कुछ होता है तो उसका प्रभाव दूसरी जगह पड़ता है। जैसे गरीबी है तो इंडिविजुअल है, एनवायरमेंट एक जगह खराब होता है तो पूरा दुनिया में प्रभाव पड़ता है। बीमारी एक जगह, जैसे आपने देखा होगा कोरोना के टाइम में, पूरी दुनिया में फैलती है। तो उस स्थिति में अगर हमारी लीडरशिप सही हो, अगर हमारे जनप्रतिनिधि सही हो,
तो पूरा उसका जो एटीट्यूड होगा वो होलिस्टिक होगा, इंटीग्रेटेड होगा, ब्रॉडर होगा, पैरोकियल नहीं होगा, नैरो नहीं होगा, वहां कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होगा। जब तक प्रॉब्लम्स को इंटीग्रेटेड रूप से, होलिस्टिक रूप से अपन नहीं सोचेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को विश्व के साथ भी जोड़ना पड़ेगा, अपनी प्रॉब्लम्स को गांव के किसान और मजदूर के साथ भी जोड़ना पड़ेगा, और कैसे एक किसान और मजदूर की समस्या है वो इंटरनेशनल लेवल पे लिंक्ड है, कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब तक इस प्रकार के जनप्रतिनिधि आपके आएंगे तो समस्या को इस टोटलिटी के हिसाब से देखेंगे तो निश्चित रूप से समस्याओं का समाधान होगा और सही ढंग से प्रजातंत्र की स्थापना होगी। ठीक है, आप जो विश्वास। सर, आप अपने बारे में बताइए कि आपकी एजुकेशन कहाँ रही, कितने चुनाव लड़े, और आप राजनीति में कब से आए, किस पार्टी से जुड़े हुए, आपके बारे में, अपनी फैमिली के बारे में पूरा डिटेल में बताइए। मैं वैसे राजनीति में जोधपुर यूनिवर्सिटी से ही पढ़ाई करते वक्त राजनीति में एक्टिव हो गया था। उसमें भी मैं 10 दिन नामांकन पे बैठा, हालांकि 4 साल इलेक्शंस नहीं हुए, बाकी एक तरफा माहौल था, उसमें प्रेसिडेंट बन सकता था। उसके बाद में मैं फर्दर एजुकेशन के लिए JNU दिल्ली गया, वहाँ से मैंने MPhil किया इंटरनेशनल स्कूल में, और वहाँ का वातावरण भी मुझे बहुत ही अच्छा मिला। JNU में जब पूरे विश्व लेवल के, वर्ल्ड लेवल के लोग आते थे, डिप्लोमेट्स आते थे, एकेडमिशियंस आते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव लोग आते थे, जुडिशरी के टॉप लेवल के लोग भी आते थे इंडिया और बाहर के। तो वहाँ कम्युनिकेशन, आपस में चर्चाएँ, वहाँ एक ऐसा एटमोसफियर था जो करीब 9 बजे चर्चाएँ शुरू होती थी रात को वापस, तो 12-1 बजे तक चलते थे, जहाँ पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी खूब पधारते थे, जसवंत सिंह जी भी खूब पधारते थे। तो दुनिया के और हिंदुस्तान के सब टॉप लेवल के इंटेलेक्चुअल्स आते थे, डिबेट डिस्कशन चलते थे, पूरा दिन का हमारा ये चलता था, सेमिनार चलते थे। वहाँ हमें प्रेजेंटेशन देना पड़ता था, किताबें 6-7 किताब पढ़ के फिर जाके प्रेजेंटेशन देना पड़ता था, सवाल जवाब होता था। तो उसमें मेरा वहाँ भी मैं राजनीति में एक्टिव था। और JNU बेसिकली पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी है, हालांकि वहाँ का लेफ्टिस्ट प्रभाव ज़्यादा है कम्युनिज्म का, पर हम कम्युनिस्ट से प्रभावित नहीं थे, हम उसके अगेंस्ट में थे। आप सांचौर के कौन से गांव से आते हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि आपकी क्या रही है? सांचौर में अन्ना गांव से आता हूँ, मेरी फैमिली शुरू से राजनीति में रही है। फादर अभी सरपंच और पंचायत समिति डेलीगेट रहे हैं, उनका भी संपर्क पूरा तहसील में बहुत ही अच्छा था, जिले स्तर पे उनका संपर्क था। उसके बाद मैंने जिला परिषद के इलेक्शन कंटेस्ट किए, और साक्षरता में जब राजेश्वर सिंह जी कलेक्टर थे उसमें मैं बहुत सक्रिय रहा पूरा जिले में, और साक्षरता में जोरदार काम किया। उसके बाद में मैं जिला परिषद सदस्य बना, जिला परिषद सदस्य के बाद में भूमि बैंक का डायरेक्टर भी बना, कृषि मंडी डायरेक्टर भी बना, और भी कई दायित्व, सामाजिक दायित्व किए, और उसमें हमेशा एक्टिव रहा जनता की समस्या में। सतर्कता समिति का पूरा जिला का संयोजक, जिला का सदस्य भी था, जिसमें कलेक्टर वगैरह होते हैं, राजनीति की पद था, सतर्कता समिति के सदस्य। भारतीय जनता पार्टी में आप किन किन पदों पर रहे? भारतीय जनता पार्टी में मैं पंचायत प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष रहा, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष रहा, और प्लानिंग कमेटी जिला परिषद की थी उसका चेयरमैन रहा, और वापस अभी मैं प्रबुद्ध जन प्रकोष्ठ का जोधपुर डिवीजन का प्रभारी हूँ। आप अभी इसी जो विधानसभा चुनाव में जो जिस तरह टिकट कटने का जो पूरा मामला बना, उसके बाद से एक पूरा जो माहौल था वो यहाँ के जो कैंडिडेट हैं, देवजी पटेल जो कैंडिडेट थे विधानसभा के, उनके खिलाफ रहा था। लेकिन आप उस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़े रहे थे, पार्टी के सिंबल के साथ में थे, तो उस समय आप पर किस तरह का दबाव बना था? ऐसा कुछ चीजें हुई थी? उसके बाद में भी आप पार्टी के साथ में रहे थे, तो आप पार्टी का लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि आपने पिछली बार भी दावेदारी की थी, आपको लगता है कि इस बार आपको पार्टी मौका दे देगी? क्योंकि अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपका रीजन यही है कि आप लोकसभा का चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रहे हैं। डेफिनेटली आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा कि लॉट्स ऑफ प्रेशर ऑन मी, बट आई डिडंट सकम टू द प्रेशर। और सोशल रहते हैं तो लोकल सोशल प्रेशर भी था, कई प्रकार की बातें थी, दबाव बनाने की जोरदार कोशिश की गई, पर आई वाज कमिटेड टू द पार्टी आइडियोलॉजी एंड पॉलिसीज, दैट वाज आई नेवर सकम टू द प्रेशर। अभी तक आपने कितने चुनाव लड़े? सबसे पहला चुनाव कौन सा लड़ा था? सबसे पहला चुनाव तो जिला परिषद का लड़ा था। कौन से सन में? ये करीब 2000। और अब तक कितने चुनाव लड़ चुके हैं? फिर मैं जिला परिषद का और भी चुनाव लड़ा 2 बार जी, तो वो जिला परिषद दोनों चुनाव में आ गया था। उसके बाद के चुनाव भी, इस बार भी जिला परिषद सदस्य के चुनाव लड़े जी, और पूरा बेल्ट वो कांग्रेस बेल्ट था, पहले बार तो जीत गया, बार जीत नहीं मिली। मेरा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी आपको क्यों टिकट दें, और अगर आप टिकट लेके आते हैं तो जालोर सुरी के लोग आपको क्यों वोट दें? क्या है ऐसा है? बहुत ही आपका सही
है सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी टिकट के डेमोक्रेटिक सिस्टम में हर एक मांग सकता है, कोई भी मांग सकता है। किसी जात को किसी को भी टिकट मिला तो मैं उसके साथ रहूँगा, इसमें कोई नहीं। पर मेरी भी दावेदारी है कि जो मेरी योग्यता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो मेरा कमिटमेंट है, जो मेरी क्रेडिबिलिटी है, हर एंगल से देख ले। मैंने उन लीडर्स को भी कहा मैं कि हर जो आप 8-10 बिंदु देखते हो सब में देख लो, सब में मेरा नाम टॉप आता है तो ठीक है, आप मैंने टिकट दो। और उसके बाद में आपने समस्याओं की बात किया तो समस्याओं को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। एक तो ठीक है, वहाँ जेएनयू में रहते हुए हाई फाई उन लोगों के साथ रहे, पर यहाँ आने के बाद में मैंने किसानों की समस्याओं को नज़दीक से देखा है, मैंने मजदूरों की समस्याओं को नज़दीक से देखा है। और आप देखते होंगे जैसे अपने नईड की, हम भवरलाल जी शर्मा जब मंत्री होते थे जाते थे नईड में, वहाँ रास्ता भी नहीं था, पानी की जोरदार समस्या थी, नईड में सड़कों की समस्या थी, स्वास्थ्य की समस्या थी, हॉस्पिटल्स की समस्या थी, वो बहुत नज़दीक से मैंने देखा है। नेड की समस्या थी नहीं, अभी भी है। हाँ अभी भी है, अभी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, पर उसमें बहुत ही खतरनाक स्थिति थी जहाँ गाड़ियों को धक्का देना पड़ता था और चलाते थे। फिर साक्षरता में इन्वॉल्व हुआ तो वो भी कोशिश की। उसके बाद में मेरा जैसे कुछ रहेगा यहाँ, एक तो माई बजाज परियोजना है वो मैं प्राथमिकता में लूँगा और नर्मदा का पूरा सिस्टम सुधारने की कोशिश करूँगा। एक एक बिंदु को कॉन्क्रीट एनालिसिस ऑफ द कॉन्क्रीट सिचुएशन, हर समस्या को अधिकारियों के साथ बैठ के गहराई में जड़ों तक जाके कहाँ रुकी हुई है, क्यों समस्या है, क्या प्रॉब्लम्स है, और उसमें मैं तो आप लोगों को भी इन्वॉल्व करूँगा कि भाई ये समस्या आ रही है। और आप लोगों ने जो इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म कर रहे हैं, समस्याओं का कई उसके हमें इतना नॉलेज नहीं हो, आपको भी कई बातों का नॉलेज है, वो हम आपसे भी लेंगे भाई समस्या ये क्यों आ रही है, कहाँ ये काम रुका हुआ। तो ये जो अपनी लाइफ लाइन है विशेष तौर से इस एरिया की, तो नर्मदा को सुधारने की कोशिश करेंगे। नर्मदा में बाकी एरिया में छूटा हुआ है उसको भी साथ लेने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ जो यहाँ का कोशिश मेरी ये रहेगी कि अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता हूँ तो रेलवे की यहाँ सुविधा हो, यहाँ एयरपोर्ट की सुविधा हो, यहाँ जो सूखा बंदरगाह है वो एज अर्ली एज पॉसिबल शुरू हो, ये मेरा फोकस रहेगा। और ये क्या है, मेरी कम्युनिकेशन स्टाइल है, मेरा एजुकेशन है, तो मुझे पता है कि समस्या कहाँ कैसे उसका समाधान करना है, कौन उसके व्यक्ति है जिसको फॉलोअप करना है, तो फॉलोअप करने की मेरे पास कैपेसिटी जोरदार है। तो मैं ब्यूरोक्रेसी को फॉलोअप करके वहाँ संसद में सवाल उठा के एग्जीक्यूटिव को भी काम में लूंगा, संसद को भी काम में लूंगा और हर काम में उसे करके मैं कोशिश करूंगा। एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो वोट शेयरिंग है वो चौधरी पटेल ये जो कम्युनिटी है इसका वोट शेयरिंग टोटल जालूर सिलोई का मिला के अभी 20% से वो हो गया है। आप जनरल से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, जिसमें देवासी और चौधरी जो बड़ी संख्या में है यहाँ पर उनका वोट बैंक है। तो जनरल को लगातार देखा जाए तो जनरल का यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी हो, आप भारतीय जनता पार्टी से मांग रहे तो उसी की बात करेंगे। तो उसी स्थिति में टिकट जनरल को दें, ऐसा उनके आपके सामने बड़ी समस्या आ जाएगी, क्योंकि लोग पार्टी भी देखती है कि भाई किस जाति का ज्यादा जनाधार है उसको दिया जाए। तो फिर आपका जो टिकट मांगने का जो आप कर रहे हैं, तो अगर पार्टी का ऐसा क्वेश्चन आ गया तो उसका जवाब क्या रहेगा आपके साथ? नहीं, एक बात तो मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी वही है, एकात्म मानववाद, अभी मैंने जैसे कहा विचारधारा वही है कि जातिवाद में विश्वास ही नहीं करती है। और उसके बाद में अगर जाति समीकरण देखे तो राजपूतों के वोट 4.5 लाख है, बहुत अच्छा वोट बैंक है। ये सिरोही में तो बहुत ही अच्छा वोट बैंक है, जाड़ोर रावर में बहुत अच्छा वोट बैंक है, वोट बैंक के हिसाब से भी कोई कहीं तकलीफ नहीं है। और ओबीसी का है तो ओबीसी को तो हम साथ लेकर चलने वाले हैं। और तो जैसे 25-30 साल से लोग मुझे देखते हैं, ना तो कभी जातिवाद चलाया, ना कभी किसी प्रकार का भेदभाव किया, और ब्यूरोक्रेसी पे मैं कुछ भी नहीं था। और जिला परिषद में था तो आपने देखा होगा जिस समय अपने सुखराम जी प्रधान साहब थे और हम सांचौर से सिर्फ मैं एक ही जिला परिषद सदस्य था बीजेपी से, जीवा राम जी थे, उनको हटा दिया था और मैं एक ही था। तो इस प्रकार का उसमें कलेक्टर को बार बार खड़ा करके पूछता था, सब ये सरकार की गाइडलाइन है, उसके अनुसार ये पॉलिसीज है, ये आपको ऊपर से गाइडलाइन आई है, आपने इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं किया, अब जवाब दीजिए सदन में। कई बार अटक जाते थे, मैं स्टडी करके जाता था, तो उसका जनता की समस्याओं को वहां भी उजागर रूप से उठाते थे। पार्टी में आपके किन किन नेताओं से संपर्क हुआ, जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश के प्रभारी वगैरह, आपने उनके सामने दावेदारी पेश की है क्या? हाँ, सबको मैंने अपना बायोडेटा दिया है, नेशनल लेवल पे भी दिया है और स्टेट लेवल पे भी दिया है। आप लोकसभा की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पे 2 जिला प्रमुख है, 7 विधायक है, विधानसभा क्षेत्र है और कोई प्रधान है और संगठन के भी है।
तो आपको कोई सपोर्ट करने के लिए और कोई तैयार हुए हैं? नहीं, काफी बड़ी तादाद में, काफी बड़ी तादाद। आप- देखते हैं, आप- मेरा संपर्क है पुराना है, हो सकता है थोड़ा बहुत कोई किसी का अपना पक्ष किसी हिसाब से ले, पर काफी अच्छी मेजोरिटी में समर्थन मिल रहा है। सर, आप राजनीति में बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, आपका घराना भी पॉलिटिकल से जुड़ा हुआ है, फिर आपने इतना देरी क्यों लगा दी लोकसभा चुनाव लड़ने में? अभी ख्याल क्यों आया? नहीं, ख्याल तो था, ख्याल हर बार आता है। पर अब बार भी आता है, आपको तो पता है। पर इस बार बहुत ही पूरी तैयारी के साथ, दमखम के साथ कर रहे हैं। कोशिश मैंने पहले भी की थी, और मैं तो कहता हूँ कि अगर योग्य आदमी आता है, किसी जाति का हो, SC ST का हो, अगर योग्य हो, और तो वो किसानों की समस्या उठा सकता है, मजदूरों की उठा सकता है, राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता के बारे में बात कर सकता है, हमारी विदेश नीति कैसी होनी चाहिए। आज बदलता संदर्भ है, आज पूरा आप देख रहे हो दुनिया बदल रही है। पहले द वर्ल्ड वाज द बाइपोलर, नाउ वी बिकम यूनिपोलर। सर, जालोर और सिरोही यहाँ से 15 साल से कंटिन्यूज बीजेपी का सांसद है। कौन से बड़े काम आपकी नजर में जो यहाँ पर हो चुके हैं, कौन से बाकी है? ये भी वाजिब बात है, कई काम हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बीजेपी ने काफ़ी एम्फोसिस किया है, तो हमारे पुराने एमपी साहब ने भी जो कोशिश की है, काफ़ी कुछ काम हुए हैं। पर अब मेन काम है जो माई वाला है, उस प्रोजेक्ट को मैं टेकअप लूंगा, सूखा बंद का वाला टेकअप लूंगा। 15 साल में जालोर और सिरोही को कौन सी बड़ी सौगात दी है भाजपा की सरकार ने नहीं, अब आपकी नजर में? सीधा टू द पॉइंट, सीधा आंसर दीजिए कि जालोर और सिरोही को कौन सी बड़ी सौगात दी 15 साल में? क्योंकि कंटिन्यूस 15 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो जालोर और सिरोही को क्या सौगात मिली? भाड़माड़ा आई, कई जो भी नेशनल थे, नेशनल सब्जेक्ट थे, स्टेट लिस्ट की अलग बात है, सरकारें जरूर रही है, पर नेशनल जो भी है उसका अभी मैं पूरा कितना इन्वेस्टमेंट हुआ मैंने, अभी मेरे पास आंकड़े नहीं है, बाकी जोरदार रूप से इन्वेस्टमेंट हुआ, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, बाकी भी जो नेशनल सब्जेक्ट है उसमें। स्टेट लिस्ट के बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ, स्टेट लिस्ट की अलग है, वो स्टेट के हाथ में होती है, तो उसके बारे में काफ़ी बड़ा मैं प्रेजेंट अभी लेके नहीं आया, बाकी बहुत बड़ा आंकड़ा है इन्वेस्टमेंट का। अभी सर सीएम का दौरा हुआ था सिरोही में, आप वहाँ पे भी काफी दावेदारी जताने वाले लोग वहाँ पहुंचे थे, आप वहाँ दिखे नहीं थे सर? नहीं, मैं वहाँ आई वॉज देयर, मैं वहीं था, मिला था कि दावेदारी जताई मैं, काफ़ी हम बाहर ही खड़े थे, इंटरेक्शन हो रहा था, सब लोगों के साथ मिल रहे थे, सिरोही जालोर के जो हमारे फ्रेंड्स थे पुराने, बिल्कुल मिला, वहाँ बायोडाटा भी दिया, वहाँ से आगे नाम भी भेजा उन्होंने, सब कुछ किया है। जैसे आपने कहा कि राजपूत समाज के सर 4.5 लाख वोट बैंक है, तो उसमें नारायण सिंह जी देवल, रविंदर सिंह जी बालावत और कई नाम है, वो भी दावेदारी कर रहे हैं, तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी बनती है आपकी सर? हाँ, डेफिनेटली बनती है, और दावेदारी तो फिर डेमोक्रेटिक सिस्टम में सब करेंगे। और फिर मैं तो कहता हूँ कि आप फोर्थ स्तंभ हो, पब्लिक ओपिनियन बनाना सिर्फ और सिर्फ पत्रकारों के हाथ में, अपन योग्य आदमी है, प्रजातंत्र की रक्षा आपके हाथ में, देश की एकता अखंडता की रक्षा आपके हाथ में, इस सांसोर का विकास करना आपके हाथ में है। पब्लिक, मैं नहीं कहता हूँ मेजोरिटी ओपिनियन बनाइए, पर पब्लिक ओपिनियन दैट्स लॉजिकल एंड रिस्पॉन्सिबल, वो आप लोग बना सकते हो। बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपके कंधों पे, कौन योग्य उम्मीदवार है उसका आप पता लगाइए, जात छोड़िए, कोई भी जाति का हो, हर जाति में कितने भी उम्मीदवार हो सकते हैं उसका तो इसमें पूरा देश आपके सामने देख रहा है, आपके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, छोटी मोटी जिम्मेवारी नहीं, देश की एकता अखंडता संप्रभुता सुरक्षा की जिम्मेवारी आप पे, गरीब का कल्याण की आप पे, औरतों की सुरक्षा की जिम्मेवारी आप पे। आप जिस इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म करके प्रॉब्लम को हाईलाइट करेंगे और सही जनप्रतिनिधियों को आगे लाएंगे, तो निश्चित रूप से विधानसभा चुनावों में